हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपको कुछ कुछ पढ़ाई का मन हो रहा है ना? चैप्टर 4 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का सिनोनिम वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, इसको आज एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो कौशल अप्रोच आयोनिक बॉन्ड के बारे में जो है वो भी समझते हैं आज। आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है? तो किसी को अगर बोल दिया जाए कि आप सिर्फ वन वर्ड में एक्सप्लेन करो, तो वन वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, कोई बोले व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, तो फटाक से आप आंसर दे सकते हो जिसमें आयंस होते हैं। कितना इजी गोइंग आंसर है ना। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? जिसमें आयंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयंस, कैसे आयंस मैडम? तो आपको पता है कि आयंस कैसे होते हैं। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अगर हमारे पास कोई एटम है और एज यू नो दैट ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना? Wait for 1 minute, students. Generally, atoms are electrically neutral. क्यों भाई? तो क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Therefore, they possess equal charge. अब न्यूट्रल एटम के बारे में सोचो, तो अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो बन गया पॉजिटिव आयन। और अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो बन जाता है नेगेटिव आयन। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि कोई न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जब बन गए हो तो जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जैसे m के ऊपर प्लस चार्ज है, x के ऊपर माइनस चार्ज है, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, और जब ऑपोजिट चार्ज होता है तो दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। वर्ड समझे आप? कौन सा अट्रैक्शन बोलते हैं इसको? कुलम्बिक अट्रैक्शन, जो भी कुलम्ब ने एक्सप्लेन किया था। कुलम्ब साइंटिस्ट का नेम है, तो कुलम्ब अंकल ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए ये वाले फोर्स को हम कुलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, एज वेल एज
दिस कूलम्बिक फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। फिर ये जो कैटायन है ये एनायन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आके जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं और जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। चलो इस आयोनिक बॉन्ड को कॉसेल के अप्रोच के साथ NaCl का एग्जाम्पल लेके समझते हैं डिटेल में। तो नाउ व्हाट इज कॉसेल अप्रोच? तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात की जाए तो कॉसेल अंकल ने एक चीज समझाई थी कि जो भाई कि एकदम स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं। तो आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारे अल्कली मेटल्स याद आ गया? अल्कली मेटल्स, चलो जल्दी से सोचो मन में कि अल्कली मेटल्स कौन है। तब तक मैं ये लिख देती हूँ कि हमारे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं? तो वो है हैलोजन। आई थिंक सबके मन में लड्डू फूट गए हैं ना? याद आया कि नहीं? अल्कली मेटल्स कौन? तो हमारा फर्स्ट ग्रुप और अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप और हैलोजन 17th ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के बीच में सैंडविच अच्छी लगती है ना? सैंडविच सबको, एक ब्रेड दूसरा ब्रेड और दोनों के बीच में कुछ अच्छा सा फीलिंग है ना? तो यहाँ पे सैंडविच का क्या काम? तो हमारा सैंडविच है पीरियोडिक टेबल में 18th नंबर का ग्रुप। अब पक्के से सबको लर्न हो गया ना 18th वाला ग्रुप, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, फिर xenon रेडन ऑग्नेसन और वो सारे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द पीरियोडिक वर्ल्ड, यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल 18th ग्रुप वाले एलिमेंट, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्लियर। अब जेलसी किसको है 18th जैसा बनने के लिए? तो फर्स्ट और उसके बाजू में 17। आया सैंडविच का मतलब समझ में कि फर्स्ट 18th और 17th के बाजू में 18th, इसका क्या रिलेशन? तो फर्स्ट ग्रुप में जो लोग हैं ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 18th बन जाएंगे, और 17th वाले ग्रुप में जो लोग हैं वो एक गेन करेंगे तो 18th बन जाएंगे। इनको एक लूज करना है, इसीलिए इन लोगों को बोलते हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी अभी तो पढ़ा बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना वो पॉजिटिव बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो तो नेगेटिव बनेगा। तो जो पॉजिटिव बनेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो नेगेटिव बनेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पीरियोडिक टेबल में सैंडविच का मतलब कि ये जो इंटरेस्टिंग फीलिंग है वो 18th ग्रुप, ऊपर वाला ब्रेड फर्स्ट ग्रुप, नीचे वाला ब्रेड 17th ग्रुप। यानी फर्स्ट ग्रुप वालों को कैसा है, काश कोई आए और मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाए,
इनको कैसा है, काश मुझे कोई देके जाए। इनको देना है, इनको लेना है। जिनको देना है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनको लेना है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब भूल मत जाना, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी फर्स्ट ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी 17th ग्रुप। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोलती हूँ कि तब आपको मेमोराइज हो जाए। अब इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं ताकि आपको प्रिपेयर भी हो जाए, है ना। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, फर्स्ट ग्रुप का क्या। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट है सबकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी नोबल गैस NS1। और 17th वालों का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो नोबल गैस NS2 NP5। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो नोबल गैस, यहां पे एक गेन कर लो तो नोबल गैस। अब एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, चलो। और यहां पे है क्लोरीन। वर्ल्ड बेस्ट मैचिंग एवर, सबका फेवरेट जोड़ी है ये, बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 1, और क्लोरीन का याद आ गया 2 8 7। डन। इसको ऐसा है कि मेरे को एक देना है, क्लोरीन को ऐसा है मुझे एक लेना है। तो सोडियम भाई कर देना एक इलेक्ट्रॉन लूज, तेरे को कौन डांटने वाला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है आपको, क्या करना है, ट्रांसफर, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसको देना है। अब इसने एक लूज कर लिया, देखो स्टेबल 2 8 हो गया, लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट हो गया। इसको ना गेन करना है, कर लिया इसने भी गेन, ये माइनस बन गया। इसका हो गया 2 8 8, ये भी स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल। लेकिन स्टेबल तो हो गया, लेकिन चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ये स्टेबल हो गया, चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब ऑपोजिट चार्ज जब होता है तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से Na प्लस और Cl माइनस, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और दैट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स or a coulombic force, and that force is called bond. And which type of bond? तो it is ionic bond, और दूसरा नाम क्या बोलोगे इसको आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब फिर से एक चीज सिखानी है मुझे कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है। तो बच्चों जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसी को तो लोग मेटल बोलते हैं ना। और जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज्यादा तमन्ना है, इसी को लोग बोलते हैं नॉन मेटल। इसको लूज करना है ये मेटल, इसको गेन करना है ये नॉन मेटल। और अच्छा सा रिलेशन अगर किसी के बीच में होता है तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच। जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग।
तो यहाँ पे मेटल्स, अल्कली, नॉन मेटल्स 17 ग्रुप, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कनेक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, इसी को बोलना है आयोनिक बॉन्ड। NaCl का जो फॉर्मेशन हुआ बच्चों, अब होगा क्या? तो कोई एक Na और कोई एक Cl का एटम तो होता नहीं। 1 मोल कंपाउंड अगर होगा तो 1 मोल सोडियम में तो कितने सारे सोडियम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस इन 1 मोल, अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोराइड इन 1 मोल। अब होगा क्या? कोई एक Na और एक Cl नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे Na, बहुत सारे Na। तो बहुत सारे Na के साथ, बहुत सारे Na के साथ कौन आ जाएगा? तो बहुत सारे क्लोराइड्स होंगे। यहाँ पे आजू बाजू, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह पे पूरे क्लोरीन को सोडियम से पैक करना है और पूरे सोडियम को आपको क्लोरीन से पैक करना है। बहुत सारे सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, देखो कितने मज़े से एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो कौन आ जाएगा? सोडियम। क्लोरीन के बाजू में कौन आता है बच्चों? सोडियम। सोडियम के बाजू में कौन आ जाएगा? क्लोरीन। कितना मस्त अरेंजमेंट हो रहा है, ध्यान से देखो। और ये वाला अरेंजमेंट ना, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट मैंने है, रो फिर दूसरा रो फिर दूसरा रो, ये 2D अरेंजमेंट है। पर आपको तो इसके ऊपर भी डालना पड़ेगा। ये सोडियम है तो उसके ऊपर क्लोराइड आएगा, उसके नीचे भी क्लोराइड आएगा। अब ये क्लोरीन, तो उसके बाजू में कौन आ जाएगा? सोडियम। फिर बहुत सारे सोडियम, बहुत सारे क्लोरीन मिलके एक पूरा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये वाले क्रिस्टल को हम लेटिस बोलते हैं। क्रिस्टल को क्या बोलते हैं हम? लेटिस। और आपने सोडियम क्लोराइड का इतना बड़ा क्रिस्टल देखा होगा। आपके घर के अंदर डिब्बे में जो सोडियम क्लोराइड है वो ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म में है। लेकिन जब वो रियलिटी में एक आयोनिक केक बनता है तो वो पूरा केक एक क्रिस्टल लेटिस ऐसे होता है, बहुत सारे सोडियम, बहुत सारे क्लोरीन। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक सोडियम है, देखो एक सोडियम, और उसके सराउंडिंग्स में, एक सोडियम के सराउंडिंग्स में आपको कितने क्लोरीन मिल रहे हैं, देखो। समझ रहे हो बच्चों कि ये सोडियम जो है पॉजिटिव, उसके सराउंडिंग्स में आपको 4 क्लोरीन। अब ये 2D में, अब जब इसके ऊपर सेम टू सेम ऐसा पैटर्न आप रखोगे तो ये पॉजिटिव है ना सोडियम, तो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आएगा ना, और उसके नीचे भी एक नेगेटिव आएगा। यानी कोई एक सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। वैसे ही कोई क्लोराइड को फोकस करोगे आप, ये नेगेटिव आयन को फोकस करो तो नेगेटिव आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अगेन 6 Na+। यानी कोई एक क्लोराइड को आप उठाओ तो इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। यानी समझो कि एक सोडियम के आजू बाजू में 6 क्लोराइड होते हैं और एक क्लोराइड के आजू बाजू में 6 सोडियम होते हैं।
तो यहाँ पे जो सराउंडेड एटम है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये जो पूरा सॉल्ट केक बनता है यानी क्रिस्टल लेटिस जो बनता है, ये वाला जो लेटिस है, आपने आपके घर में फटकड़ी देखा है ना, फटकड़ी तो भी एक लेटिस होता है। आपने साकर, वो शुगर के क्रिस्टल तो हमारे घर में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो साकर अगर आपने देखा है तो वो भी एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। तो ऐसा एक क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन, बहुत सारे नेगेटिव आयन्स होते हैं और इसका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। किसी एक को उठाओगे और आप पूरा पूरा शेप बनाओगे तो समझो ये वाले शेप को आप इमेजिन करना कि बीच में ये Na+ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोराइड है, ये बीच में Na+ ये क्लोराइड है, फिर एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये चारों को मैंने ऊपर वाले क्लोरीन से कनेक्ट कर दिया, ये चारों को मैंने नीचे वाले क्लोरीन से कनेक्ट कर दिया और मुझे जो शेप मिला, ये वाले शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ये कौन सा शेप है? ऑक्टाहेड्रल। और इतना अच्छा एक लेटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सॉल्ट केक जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप में ऐसे एक लेटिस बनता है पूरा। और ये जो लेटिस है सोडियम क्लोराइड का, तो वैसे ही जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड एक प्रॉपर लेटिस बनाते हैं और सबका एक ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है। लेकिन कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो डिसाइड होगा कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की साइज क्या है। तो ये साइज के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर बनता है, जैसी जैसी उनकी साइज वैसा वैसा उनका लेटिस। तो आई थिंक आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आया होगा। अब ये आयोनिक बॉन्ड हम लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करो। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डॉट बना के जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाता है लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोचो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी ये Na+ बन गया और क्लोराइड जो है उसके अपने खुद के 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया सोडियम वाला। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन कर लिया यहाँ पे और इसने गेन कर लिया नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल बन गया, इसका ऑक्टेट क्लियर हो गया, इसका भी ऑक्टेट क्लियर हो गया। लेकिन ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऐसे बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज पैक, इसको क्लोज पैक टाइट अरेंजमेंट बोला जाता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज FCC क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है जो हम 12th में पढ़ेंगे। तो ये लेटिस पूरा बन जाता है और ये दोनों इतने स्टेबल हो जाते हैं कि कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं
कि घर में सॉल्ट के डिब्बे में आग लग गई या सॉल्ट का डिब्बा फट गया तो इतने लोग मर गए, वैसा कभी नहीं आप सुनोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कितने भी साल तक आप सॉल्ट को स्टोर करके रखोगे तो भी वो खराब नहीं होगा। तो ये है एक आयोनिक कंपाउंड। वैसा ही चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, बट पहले आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो द बॉन्ड formed by the complete transfer of electron, the bond formed by the complete transfer of electron, complete transfer of electron, इसने छोड़ दिया मतलब ये इलेक्ट्रॉन को भूल गया, इसने ले लिया, इसने छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो समझो आप यहाँ पे कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मेटल टू नॉन मेटल, बाय अचीविंग नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन फिर से एक बार ध्यान से, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from the valence shell of an electropositive atom to the electronegative atom by achieving nearest inert gas configuration is known as ionic bond. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब दूसरा लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसे बनेगा। तो मैग्नीशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है वो सोचो। अब तो भाई पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो। मैग्नीशियम का ग्रुप है ग्रुप नंबर 2 Bmg का सर 12। ग्रुप नंबर 2 में लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया मैग्नीशियम का। अब फ्लोरीन की बात करो चलो, तो फ्लोरीन का ग्रुप कौन सा है, नहीं याद आ रहा है, याद करो 17 ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट क्लियर करना है, इसको ऑक्टेट क्लियर करना है, इसको भी करना है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, एक इसको भेज देंगे, एक इसको भेज देंगे। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2, यानी ये बन गया Mg+2, ये खाली हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, तो वो फ्लोरीन के साथ चले गए। तो अब फ्लोरीन की बात करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैग्नीशियम का ऑक्टेट 208, ये ऑक्टेट क्लियर। फ्लोरीन की बात करें तो इसका भी 28, इसका भी 28, सबका ऑक्टेट क्लियर। लेकिन ये गेन किया इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो +2 चार्ज जो है उसको बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज जरूरी होता है, इसीलिए एक मैग्नीशियम के साथ 2 फ्लोरीन को शेयरिंग करना, मतलब 2 फ्लोरीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो किसी एक फ्लोरीन को नहीं करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। तो इसके लिए इसको 2 फ्लोरीन एटम चाहिए, एक फ्लोरीन एटम से बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की आप बात करो तो चलो याद करो, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बोलो
16 ग्रुप का है ना। तो वो 16 ग्रुप का है तो 1 2 3 4 5 6, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको और कितने चाहिए, तो और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जोड़ी जमती है। मैग्नीशियम के पास 2 है ट्रांसफर करने के लिए एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट होती है। इस ऑक्सीजन को मतलब 2 चाहिए, इसको 2 देना है, तो ये दोनों यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो उस केस में Mg+2 वर्सेस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के आ गए, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्सीजन बन जाएगा -2 और ये कंपाउंड बनेगा MgO, ये +2 और ये -2। तो आई थिंक अब आपको आयोनिक बॉन्ड थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमको डिस्कस करना है कि आयोनिक बॉन्ड पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले 1-2 बातें हैं जो मुझे सिखानी है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसको बोलते क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगता। मतलब क्या, तो मतलब ये कि अभी सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए वो बताओ। तो सोडियम ने सिर्फ 1 ट्रांसफर किया, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। क्लोरीन ने कितना गेन किया, तो 1 गेन किया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑल्सो 1। बट ये -1 +1 तो चार्ज है, चार्ज, ये चार्ज है। लेकिन 1 लूज किया 1 गेन किया, तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और चार्ज गेन करता है +2, बट इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। वैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका चार्ज बनेगा -2, बट इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। वर्ड याद रहा आपको, इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी वो नेगेटिव नहीं होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी क्योंकि इसको लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 की जरूरत है। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, चलो जल्दी से बताओ। तो वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ किसी को ट्रांसफर करेगा। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो वैलेंसी कितनी, तो 3। नाइट्रोजन अगर है तो वो 15 ग्रुप का मेंबर है, सो उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन की, 5 तो ऑलरेडी इसके पास है। अगर 3 इसको मिल जाए तो वो ऑक्टेट क्लियर कर जाए। तो नाइट्रोजन जनरली किसी के इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, समझे आप। तो एल्यूमिनियम की 3 और नाइट्रोजन भी 3, बट चार्ज एल्यूमिनियम का +3 रहेगा, नाइट्रोजन का -3 रहेगा।
तो एल्यूमिनियम को अगर 3 ट्रांसफर करने हैं और नाइट्रोजन को भी 3 गेन करने हैं तो AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये आयोनिक कंपाउंड बन सकता है। अब आपको नीट लेवल पे या JEE लेवल पे कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई LiCl NaCl लीना की रब से फरियाद, KCl लीना की रब से फरियाद, सीजियम Cl, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। अगर क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना तो सबने क्लोरीन के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाए। अब आपको कोई पूछे कि मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड किसका है, सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड किसका है, तो ये आंसर आप कैसे क्रैक करोगे। सब आयोनिक है सपोज, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक चीज सोचनी है कि आयोनिक बॉन्ड किसके अंदर बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटालिक कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आयोनिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, या तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आयोनिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब आप सोचो कि ली ना की रब से फरियाद, तो जब टॉप टू बॉटम आप जाओगे ना बच्चों तो साइज इंक्रीज होता है, बड़ा साइज यानी वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर कोई है तो वो अपना मोटा भाई, और अपना मोटा भाई पीरियोडिक टेबल में सबसे मोटाएस्ट जिसको बोलते हैं वो सीजियम है, सीजियम। और ये भाई बड़े एलिमेंट सीजियम मोटा भाई सबसे ज्यादा बड़े हैं, तो जितना साइज बड़ा उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। ध्यान से समझो, जितना साइज बड़ा उतना मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम मूव हो जाओगे आप तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सीजियम में है ना, तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर सीजियम क्लोराइड में है। सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें है, सीजियम क्लोराइड में। तो आप ऐसे मूव हो जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा लिथियम में होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा सीजियम क्लोराइड में होगा। अगर चलो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ली ना की रब से फरियाद, अब सबने मैंने डिफरेंट मेटल आयन लिए थे और सबके साथ मैंने Cl को कनेक्ट किया था ना, Cl कॉमन था, मेटल आयन चेंज हो रहे थे। अब मैं कुछ और चेंज करती हूँ कि भाई चलो हर जगह पे लिथियम ही है या सोडियम है, चलो मैं सोडियम को ले लेती हूँ। सोडियम 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 सोडियम, सोडियम ने फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ बनाया, सोडियम ने ब्रोमीन के साथ बनाया, सोडियम ने आयोडीन के साथ बनाया। अब आप सोचो कि ये जो है इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, ये भी आयोनिक, ये भी आयोनिक, ये भी आयोनिक, ये भी आयोनिक, स्ट्रॉन्ग आयोनिक कौन सा, सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें। तो यहां पे कैसे सोचोगे, तो इस बार नॉन मेटल चेंज हो रही है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे बड़ा आयोडीन। अब टॉप टू बॉटम मूव होते जाओगे तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो नॉन मेटल के बारे में सोचना है, पॉजिटिव है तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में सोचना है। मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में छोटू सा अपनू
छोटूएस्ट पार्टिकल कौन है? फ्लोरीन। तो ये जो छोटू है वो छोटू नॉन मेटल है और सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये छोटू भाई में है। जितना छोटू उतना नॉन मेटल, जितना बड़ू उतना मेटल। तो ये मेटल, ये ग्रेटेस्ट नॉन मेटल। तो यहाँ पे फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर NaF में होगा। NaCl से भी ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर सोडियम फ्लोराइड का होता है। तो गाइस, आयोनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो आपको समझ में आया। मैंने और एक चीज़ पढ़ाई आपको कि क्रिस्टल लेटिस कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कि आयोनिक बॉन्ड के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमको सीखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयोनिक बॉन्ड वो नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।